नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं दो किताबों से कुछ अंश पढ़ूंगा, कुछ शब्द बस पढ़ूंगा, क्योंकि आज मेरा वीडियो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के बारे में। और जो पुस्तकें उन्होंने छापी हैं ये भारत सरकार के अंतर्गत है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन पुस्तकों को छापती है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की पुस्तकों को, और ये उच्चतर शिक्षा विभाग के अंदर आता है। ये आयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में है, ये कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो पहले कुछ चर्चा हो जाए इस आयोग के द्वारा छापी गई पुस्तकों के बारे में, फिर मैं कुछ अंश पढ़ दूंगा दो पुस्तकों से। एक तो होगी प्रशासनिक शब्दावली, जो अंग्रेजी में है ग्लॉसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, और दूसरी होगी लर्नर्स मैथमेटिक्स ग्लॉसरी। उसका मैं हिंदी में ज़रा शीर्षक देख लूँ। हिंदी में है शिक्षार्थी गणित शब्द संग्रह, अंग्रेजी में है लर्नर्स ग्लॉसरी ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले कुछ चर्चा हो जाए कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया और क्या लाभ हैं इन पुस्तकों को पढ़ने के। तो मुझे लगता है हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है जब हम एक ही विषय को दो या दो से अधिक भाषाओं में सोचते हैं, मतलब उस विषय के बारे में सोचते हैं। तो जो अंग्रेज़ी में पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स, तो अगर उनको अपनी जानकारी और अच्छी बनानी है, या मतलब थोड़ी गहरी बनानी है अपने विषय के बारे में, और सोचने की शक्ति को बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि उन्हें हिंदी में भी उन विषयों पर विचार करना चाहिए। जैसे गणित है, मान लीजिए मैथमेटिक्स, तो उसमें जो टर्म्स आते हैं इक्वेशन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन है, तो जो साधारण संक्रियाएं, ऑपरेशन जिन्हें बोलते हैं, संक्रियाएं होती हैं गणित की, तो यह प्रक्रिया जो होती है इनके बारे में भी जानना चाहिए। और जो हायर लेवल मैथमेटिक्स होती है, यानी जो उच्च श्रेणी की जो गणित होती है, उच्च गणित जिसे बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, तो उनके भी बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी में उनमें जो टर्म्स आए हैं, उनमें जो यानी जो ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उन्हें हम हिंदी में क्या कहेंगे। तो जैसे कैलकुलस को हिंदी में क्या कहेंगे ये जानना चाहिए, अलजेब्रा को क्या कहेंगे, और जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है वो क्या होता है, जैसे सिंबॉलिक लॉजिक होती है अंग्रेज़ी में, मैथमेटिक्स में भी आता है वो, तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे। तो इस पर किताबें भी छापी गई हैं। जैसे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वो भी गणित पर बहुत बढ़िया पुस्तकें उसने छापी हैं। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी है, वहाँ भी कई बढ़िया पुस्तकें छापी गई हैं। और जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, जिन पुस्तकों पर, वो छापी गई हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा। तो मैं इन दो पुस्तकों की चर्चा करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अगर हम हिंदी में भी जानें उसी चीज़ को, तो हम अपने विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि NCERT के वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो देखेंगे वही पाठ्य पुस्तक अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। तो अगर आप उर्दू जानते हैं तो आप उर्दू में पढ़ें, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप अंग्रेज़ी में पढ़ें, और फिर उसे हिंदी में भी पढ़ें। तो उससे आपको अपने विषय का ज्ञान काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, मतलब उससे आपका ज्ञान गहरा हो जाएगा और आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि आप जब एक ही विषय को अंग्रेज़ी में भी सीखेंगे और उसके बारे में विचार करेंगे, और फिर उसे अपनी भाषा में भी पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे, तो आपकी समझ बहुत ही गहरी हो जाएगी। एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने एक किताब पर वीडियो बनाया था, थिंक बिग, जो कि बेन कार्सन जी द्वारा लिखी गई है। तो उस पुस्तक में जो थिंक बिग है, वो उसे अंग्रेज़ी में एक्रोनिम कहा जाता है, या एक्रोनिम भी है एक, और उसके लिए शब्द आता है, खैर वो शब्द मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। तो उसका पहला अक्षर किसी न किसी विचार को दर्शाता है, एक्रोस्टिक मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसमें एक शब्द आया है कि आई थिंक, पहले में थिंक THINK, तो पहले में आई है इनसाइट, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी, या उसमें कुछ ऐसा देख लेना या सबक लेना, मतलब जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं उनसे सबक लेना। और दूसरा जो आई है बिग में, उसका जो अर्थ है वो है इन डेप्थ लर्निंग, यानी गहराई से पढ़ें, जो भी हम पढ़ें गहराई से। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं गहराई से विषय को समझने के लिए, वो ये है कि हम उसे अंग्रेज़ी में भी पढ़ें और
हिंदी में भी पढ़ें, तो इससे विषय की जानकारी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो जैसे कि मेरे पास अभी मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे मैं अकाउंटेंसी का स्टूडेंट था, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने हिंदी की भी अकाउंटेंसी किताब खरीदी है ताकि मैं अकाउंटेंसी को और गहरे तरीके से समझ लूँ। तो ये मैंने मंगाई है बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से। ये है कार्टर का उच्च लेखा शास्त्र। सो एक कार्टर की अकाउंटेंसी की बुक का अनुवाद है और एक प्रथम खंड है। मेरे ख्याल से एक और जैसे संपादक हैं डगलस गार्बिट और उसके अनुवादक हैं डॉक्टर परमहंस राय। तो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इतनी बढ़िया किताब छापी है, तो अगर हम उसी विषय को अंग्रेजी में भी पढ़ लें और हिंदी में भी पढ़ लें तो हमारा उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। और मुझे मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो एक किताब है कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिक संबंध, तो अंग्रेजी में भी पढ़ें और जब हम जैसे पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो आप उस विषय की गहरी जानकारी हासिल कर लेंगे। ऐसे ही जैसे अब जैसे भगवत गीता मेरे पास अंग्रेजी में भी है और हमारी हिंदी में भी है, तो जब हम दोनों भाषाओं में उसको पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी और गहरी होती जाएगी। तो आप इसे हर विषय में लागू कर सकते हैं कि उसे जब किसी अन्य भाषा में पढ़ें और उसको अपनी मातृभाषा में भी पढ़ें तो उससे विषय की गहरी जानकारी होती है। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते थे कि विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करो भाषा माही प्रचार। तो आप भी जब बड़े हों, मतलब अगर मैंने खासकर वीडियो बच्चों के लिए बनाया, तो खैर अगर बड़े भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो जब हम किसी विषय में महारत हासिल कर लें तो मुझे लगता है हमारा कर्तव्य या फ़र्ज़ है कि हम उस ज्ञान को अपनी भाषा में भी उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो हिंदी समझते हैं उनको भी उसका लाभ हो। तो जैसे मेरा एक लक्ष्य है कि क्योंकि मैं एक तकनीकी लेखक हूँ, मैं अंग्रेज़ी में ही लिखता हूँ, हमारे ऑफिस में अंग्रेज़ी ही चलती है, तो मैं अंग्रेज़ी में ही डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज तैयार करता हूँ। तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं तकनीकी लेखन पर हिंदी किताब लिखूँ, ताकि जो हिंदी जानते हैं उनको भी पता चले तकनीकी लेखन क्या होता है, और अगर उनको तकनीकी लेखक बनना है तो क्या क्या कौन कौन से ट्रेनिंग लेनी होगी, उन्हें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, कैसे कौन कौन से गुण विकसित करने होंगे, तो उस पर मैं एक किताब लिखूँगा। तो मेरा मानना है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो तो उस पर एक अपनी किताब लिख जाइए, या तो कुछ वीडियो ही बना दीजिए, क्योंकि आजकल वीडियो भी समझ लीजिए एक तरह का तरीका है अपने ज्ञान को सुरक्षित करने का। जो हमने सोचा है उसको हम सुरक्षित कर देते हैं वीडियो के रूप में। वही लेखनी के द्वारा कर सकते हैं आप, लिखने के द्वारा, या तो आप वीडियो बना दीजिए। खैर अब मैं आता हूँ कुछ अंश, मतलब जैसा मैंने कहा था कि मैं कुछ अंश पढ़ूंगा, तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं कुछ अंश पढ़ देता हूँ। ये जो किताब है गणित पर शिक्षार्थी गणित शब्द संग्रह अंग्रेजी हिंदी। तो आइए देखें कुछ जैसे अंग्रेजी में शब्द हैं उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इससे जो विद्यार्थी हैं, या आप ही अगर किसी विषय के विद्यार्थी हैं और आप कुछ सीख रहे हैं तो विद्यार्थी ही हैं। विद्यार्थी का अर्थ ही होता है जो विद्या जिसका पाना लक्ष्य हो, जिसका लक्ष्य विद्या पाना हो। तो हम सब विद्यार्थी ही हैं जीवन में। तो आइए देखते हैं जैसे एबनॉर्मल कर्व, अप्रसामान्य वक्र या असामान्य वक्र। और एक वर्ड है एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, परम। तो जब इसे हम हिंदी में भी जानेंगे तो हमारे सोचने की शक्ति बढ़ेगी, तो हम अपनी भाषा में भी जब गणित का सवाल हल कर रहे हैं या प्रश्न का उत्तर सोच रहे हैं तो हम और अच्छी तरह से सोच पाएंगे उस विषय पे। एब्स्ट्रैक्शन, जो कि तकनीकी लेखन में भी काम आता है। एब्स्ट्रैक्शन यानी आप किसी चीज़ से उसका सत्व सार खींच लेते हैं और उसी को प्रस्तुत करते हैं, डिटेल्स या छोटी छोटी बातें उसमें से निकाल देते हैं। जो मुख्य बात है एकदम उसको बस आप बताते हैं। तो सराहरण या साराहरण होगा, सराहरण या अमूर्तीकरण। एक्सेलरेशन जो फिजिक्स में यूज़ होता है, भौतिकी में त्वरण। और अक्यूमुलेट संचित करना। एक्टिंग फोर्स है कार्यकारी बल या लगता हुआ बल। और कुछ शब्द देख लेते हैं। ये तो ए से था, चलिए बी के कुछ अक्षर देख लेते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट द्विपद गुणांक, बाइनरी वेरिएबल द्विआधारी चर, बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति, यानी मेरे ख्याल से जो गणित में 0 और 1 की सिस्टम पद्धति होती है उसके बारे में। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। बिट यानी कंप्यूटर का जो बिट होता है, मेरे ख्याल से बिट द्व्यंक, द्विआधारी अंक, अणी बर्मी
टूक, और एक शब्द है, अब सी में कुछ देख लेते हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट परिकलन करना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन विचरण कलन, कार्टीजियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण, डेकार्त एक्चुअली फ्रेंच नाम है तो वो फ्रेंच उच्चारण यूज़ किया गया है मेरे ख्याल से। कहने का मतलब है, देखिए जब हम इसे अपनी भाषा में पढ़ेंगे और इन शब्दों को थोड़ा याद रखेंगे तो हम जब विचार करते वक्त हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपने मन में जब या लिखते वक्त। तो उससे क्या होगा कि हमारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी और हम उस विषय की गहरी जानकारी हासिल करेंगे। एक दो और मैं कुछ शब्द पढ़ ले देता हूँ। सिलेस्टियल मेजरमेंट, खगोलीय माप, और एक है सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। तो अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर का केंद्रीय संसाधन एकक। तो इन सब की जानकारी होने से मुझे लगता है हमारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। अब आइए मैं दूसरी किताब से भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, प्रशासनिक शब्दावली। इसमें देखिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये मैं एक्सॉटिक की वेबसाइट से देख रहा हूँ। मैं शायद डाउनलोड किया था इस किताब को, पर मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैं इसी में से कुछ जो शब्द दिख रहे हैं मैं उन्हें पढ़ देता हूँ। तो एबलिशन यानी उन्मूलन, समाप्ति, अबव पार अधिमूल्य पर, और इग्नोर उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, इलेजिबल अपाठ्य, इमीडिएट एक्शन तत्काल कार्यवाही, इम्प्रोवाइजेशन काम चलाओ व्यवस्था, तात्कालिक व्यवस्था, इन एडवांस पहले से अग्रिम रूप से। तो ये सब भी अगर आप इन शब्दों को हिंदी में जानेंगे तो आप प्रशासनिक जो शब्दावली है उसके बारे में आपकी जो समझ है वो ज़्यादा गहरी होगी, और अगर आप इस विषय को पढ़ रहे हैं तो उस विषय में आप और महारत हासिल कर पाएंगे। तो यही मकसद था वीडियो बनाने का कि आप जो सरकार ने जो इतनी मेहनत करके ये किताबें छापी हैं उनका हम लाभ उठाएं, और इतने लोगों ने जो श्रम किया है वो निष्फल न जाए, तो हम भी उसका लाभ उठाएं और अपनी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।